Hello friends, welcome to the Apex Institute of Pharmacy online classes. Myself Abhinav Sharma, I am Associate Professor at Apex Institute of Pharmacy, समस्तपुर चुनार मिर्ज़ापुर। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन यानी कि प्लेग। प्लेग एक ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन है जो कि जनरली रैट फ्लीज द्वारा स्प्रेड किया जाता है। तो आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि प्लेग का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और क्या संभव इसके ट्रीटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि प्लेग होता क्या है। प्लेग एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया इर्सिनिया पेस्टिस द्वारा स्प्रेड होता है। ये एक जूनोटिक बैक्टीरिया है। जूनोटिक बैक्टीरिया मीन्स इट स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन में जो ट्रांसमिशन होता है वो किसी न किसी एक एनिमल के थ्रू होता है। जनरली ये जो बैक्टीरिया है इर्सिनिया पेस्टिस, ये स्मॉल मैमल्स और उनके ऊपर पलने वाले फ्लीज में ये पाया जाता है। प्लेग जो है ये एक नेचुरल डिजीज़ है। जनरली ये वाइल्ड रोडेंट्स में पाई जाती है और उनके ऊपर जो पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया फ्लीज, जनरली ये उनमें नेचुरली अकर करते हैं और ये एक नेचुरल पैरासाइट होता है जनरली रोडेंट्स में। ये ट्रांसमिट होता है एनिमल्स में थ्रू फ्लीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओरिएंटल रैट फ्ली का डायग्राम भी है। ये इन्हीं फ्लीज के द्वारा इन्फेक्शन को आगे ट्रांसमिट करते हैं हेल्दी ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन कैसे इन्फेक्ट हो सकता है? या तो किसी इन्फेक्टेड वेक्टर फ्ली द्वारा एक हेल्दी ह्यूमन बींग को बाइट किया जाए, या तो ऑलरेडी अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग है उसके अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट में कोई आता है, उसके जो इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड्स होते हैं या जो उसके द्वारा कॉन्टामिनेटेड मटेरियल्स होते हैं उसके कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी ह्यूमन बींग आता है तो उसको भी ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। उसके अलावा ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं या स्मॉल पार्टिकल्स, जब किसी को निमोनिक प्लेग होता है तो उसके अगर आप डायरेक्ट इनहेलेशन के टच में आते हैं तो भी ये ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हो सकता है। ये निमोनिक प्लेग क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें प्लेग के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की, तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक ओरिएंटल रैट फ्ली जो कि एक इन्फेक्टेड रैट के ऊपर पैरासाइट के रूप में पल रहा होता है, उसके बाइट से ये ट्रांसमिट होता है। और जो बैक्टीरिया इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेग के पीछे, वो होता है इर्सिनिया पेस्टिस। इर्सिनिया पेस्टिस एक ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल रॉड शेप कोकोबैसिलस बैक्टीरियम होता है जिसमें स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इर्सिनिया पेस्टिस दिखने में कैसा लगता है। तो अब जानते हैं कि इर्सिनिया पेस्टिस का ट्रांसमिशन एक अनइन्फेक्टेड ह्यूमन बींग में कैसे होता है। कई माध्यम होते हैं जिनके द्वारा इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आता है जिसकी कफिंग या स्नीजिंग में जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनके कांटेक्ट में आने से ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकता है। उसके अलावा अगर आप उस पर्सन के डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं या फिर उसके सेक्सुअल कांटेक्ट में भी आते हैं तो भी प्लेग ट्रांसमिट हो सकता है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करें तो अगर कॉन्टामिनेटेड सॉयल है या कोई भी कॉन्टामिनेटेड सरफेस है उसको भी अगर आप टच करते हैं तो इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट के माध्यम से ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो सकता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिट भी हो सकता है, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इर्सिनिया पेस्टिस, ये एयर में काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। उसके अलावा ये फीकल और ओरल रूट से भी ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि ये आपके वाटर रिसोर्सेज को भी कंटामिनेट कर सकता है। इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन है। ये इंसेक्ट्स या अदर एनिमल्स द्वारा ह्यूमन बींग में ट्रांसमिट हो सकता है। देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई रोडेंट है जो कि इर्सिनिया पेस्टिस द्वारा इन्फेक्टेड है और उसके ऊपर कोई पैरासाइट है यानी कि फ्ली है, अगर वो उसको बाइट करता है तो वो बाइट करने की वजह से वो रैट फ्ली भी इर्सिनिया पेस्टिस से इन्फेक्टेड हो जाता है। अब अगर कोई इन्फेक्टेड रोडेंट या फिर इर्सिनिया पेस्टिस से इन्फेक्टेड रैट फ्ली किसी ह्यूमन बींग को बाइट करता है
तो वो जो इन्फेक्शन है वो कैरी ऑन होता है लिम्फ नोड्स पे। अगर लिम्फ नोड्स में इन्फेक्शन होता है उस केस में हम कहते हैं ब्यूबोनिक प्लेग। अगर लिम्फ नोड्स के माध्यम से फर्दर ये इन्फेक्शन कॉज होता है ब्लड में, तो इसको हम कहते हैं सेप्टिसिमिक प्लेग। और यही येर्सिनिया पेस्टिस अगर ब्लड से होते हुए हमारे लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर देता है तो उसको हम लंग प्लेग कहते हैं या फिर न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं। तो अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि किसी पेशेंट में क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं प्लेग होने के बाद। कोई भी पर्सन अगर प्लेग से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसको जनरली एक एक्यूट फाइब्रिल डिजीज़ होती है। एक्यूट फाइब्रिल डिजीज़ का मतलब कि उस पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज़ होगा, यानी उसको फीवर होगा। और भी ऐसे बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक सिस्टमिक सिम्टम्स हैं जो कि लगभग 1 से 7 दिनों के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक एक्यूट फाइब्रिल डिजीज़ है, यानी कि इसमें पेशेंट को फीवर आता है। तो पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ फीवर हो सकता है, उसको ठंड लग सकती है, हेडेक एंड बॉडी एक हो सकता है, वीकनेस हो जाएगी उसको, और वॉमिटिंग एंड नोज़िया भी हो सकती है। अगर हम बात करें तो प्लेग जो इन्फेक्शन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, यानी कि रूट ऑफ इन्फेक्शन के माध्यम पे हम इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो ब्यूबोनिक प्लेग जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, और दूसरा निमोनिक। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं कि ब्यूबोनिक प्लेग हम कब कहते हैं। ये ब्यूबोनिक प्लेग भी किसी इन्फेक्टेड फ्ली द्वारा बाइट किए जाने पे स्प्रेड होता है, जिसमें कि येर्सिनिया पेस्टिस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन वो इंटर करता है और फिर वहाँ से वो जो नियरेस्ट लिम्फेटिक नोड होती है, जो लिम्फ नोड होती है, वहाँ तक ट्रैवल करता है, वहीं पे ये मल्टीप्लाई करता है। तो जब लिम्फ नोड पे ये मल्टीप्लाई करता है, वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से वो लिम्फ नोड टेंस और पेनफुल हो जाती है। ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं ब्यूबोस। इसीलिए इस प्लेग का नाम पड़ा ब्यूबोनिक प्लेग। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे भी ये इन्फेक्टेड फ्ली ने बाइट किया, वहाँ से येर्सिनिया पेस्टिस नियरेस्ट लिम्फ नोड के पास जाता है, वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। यही इन्फेक्शन अगर समय रहते ट्रीट न किया गया तो लिम्फ नोड्स जो है वो ओपन सोर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं और वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकता है। लिम्फेटिक नोड्स में जब लिम्फ नोड्स में जब ये इन्फेक्शन कॉज होता है तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। ये रेयर एक केस होता है अगर इस तरीके से होता भी है तो, अदरवाइज़ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ब्यूबोनिक प्लेग में नहीं होता है। लेकिन अगर यही ब्यूबोनिक प्लेग लंबे समय तक ट्रीट नहीं किया जाता है और ये ब्यूबोनिक प्लेग एडवांस हो जाता है तो ये लंग्स में भी स्प्रेड हो सकता है। लंग्स में अगर ये स्प्रेड हो जाता है उस केस में हम इसको न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं। न्यूमोनिक प्लेग एक लंग बेस्ड प्लेग है। ये थोड़ा ज़्यादा वायरुलेंट फॉर्म होता है प्लेग का। इस केस में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 24 घंटे से भी कम हो सकता है। किसी भी पर्सन को अगर न्यूमोनिक प्लेग हो जाता है तब वो इस डिजीज़ को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से अदर हेल्दी ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट कर सकता है। अगर न्यूमोनिक प्लेग को भी अनट्रीटेड छोड़ा जाता है, अगर उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं हो पाता है तो ये फैटल हो सकता है। लेकिन फिर भी इसके जो रिकवरी रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं अगर इसको सही समय पे डिटेक्ट और ट्रीट कर लिया जाए। यानी कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 24 घंटे के से कम का होता है। तो अगर 24 घंटे के अंदर सिम्टम्स आने के 24 घंटे के अंदर अगर इलाज शुरू हो जाता है तो न्यूमोनिक प्लेग को हम ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं ईजिली कि न्यूमोनिक प्लेग और ब्यूबोनिक प्लेग कैसे स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले जो येर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है वो किसी रैट में होने के बाद किसी रैट फ्ली में ट्रांसमिट होता है। रैट फ्ली जब किसी हेल्दी ह्यूमन बींग को बाइट करती है तो ब्यूबोनिक प्लेग होता है। ब्यूबोनिक प्लेग होने के बाद अगर ट्रांसमिशन बढ़ता है,
ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं हो पाता है और ये इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच जाता है, उस केस में हम इसको कहते हैं न्यूमोनिक प्लेग। और फर्दर अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और लंग्स के माध्यम से ये जो इर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया है ये ब्लड में इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उस केस में हम इसको कहते हैं सेप्टिसिमिक प्लेग। तो ये पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करने लगता है। तो प्लेग का डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? प्लेग का जो कन्फर्मेशन होता है डायग्नोसिस का, वो जनरली लैब टेस्टिंग के माध्यम से किया जा सकता है। इसीलिए पेस्टिस को सबसे अच्छी तरीके से अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसका सैंपल हमें लेना होगा। जो भी ब्यूबो में यानी कि जो लिम्फ ग्लैंड इसकी वजह से इन्फेक्टेड है, वहाँ से अगर हम पस का सैंपल लेते हैं या ब्लड का सैंपल लेते हैं या स्पूटम का सैंपल लेते हैं, तो वहाँ से आसानी से प्लेग का कन्फर्मेशन लैब टेस्टिंग के माध्यम से किया जा सकता है। और उसके अलावा एक स्पेसिफिक इरीनिया पेस्टिस एंटीजन भी आता है, जिसकी वजह से जिसके कारण से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं दूसरे टेक्निक्स के माध्यम से। एक और लेबोरेटरी वैलिडेटेड रैपिड डिप स्टिक टेस्ट भी अवेलेबल है, जो कि WHO के सपोर्ट से काफ़ी वाइडली यूज़ किया जा रहा है अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी। उसके माध्यम से भी आप प्लेग का डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस होने के बाद अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो अगर न्यूमोनिक प्लेग है और वो अनट्रीटेड रह गया है तो वो काफ़ी तेज़ी से फैटल हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि प्लेग का अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेशेंट के सर्वाइवल और उसको फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाए, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव थेरेपी से काफ़ी अच्छी तरीके से हम प्लेग के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं अगर उसका डायग्नोसिस समय रहते किया गया है तो। न्यूमोनिक प्लेग थोड़ा ज़्यादा फैटल होता है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 24 घंटे से कम समय में ही अपीयर होने लगते हैं। तो अगर डिज़ीज़ का ऑनसेट हो गया है और उसके बाद भी इसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं चालू हुआ है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इंट्रोबैक्टीरिया के लिए यानी कि ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरियाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इस डिजीज़ को क्योर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो जो बुबोनिक प्लेग होता है उसमें इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 3 से 6 दिनों का होता है, यानी कि जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है उसमें लगभग 3 से 6 दिन लग जाते हैं। लेकिन न्यूमोनिक प्लेग में ये वैरी करता है और लगभग 1 से 4 दिन का होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि न्यूमोनिक प्लेग होने पे जो सिम्टम्स हैं वो 1 दिन के अंदर या 4 दिनों के अंदर ये अपीयर होने लगते हैं। किसी भी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और प्लेग एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, तो इसके ट्रीटमेंट से बेहतर होता है कि इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल किया जाए। तो ये बात अभी तक के लेक्चर में बार बार आई है कि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखाई पड़े तो तुरंत अपने नियर बाई हॉस्पिटल में जाके इसको नोटिफाई करना चाहिए और उसका डायग्नोसिस कराना चाहिए। पेशेंट को आइसोलेट करना चाहिए, जिसकी वजह से एयरबॉर्न या फिर एयर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दूसरों में ना हो सके तो पेशेंट को जो न्यूमोनिक पेशेंट है उसको मास्क प्रोवाइड किया जाए, जिसकी वजह से वो इसको स्प्रेड ना कर पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी हाइजीन, इसको इंश्योर करना चाहिए। जो भी घर में खाद्य पदार्थ है, जो भी फूड आर्टिकल्स हैं, उनको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। चूहों से बचने के जो भी तरीके हो सकते हैं, एंटी रैट मेजर्स को अडॉप्ट करना चाहिए। जितने भी घर के आसपास जो ड्रेन्स होते हैं उनको वायर मेश से कवर कर देना चाहिए। अगर घर के आसपास कहीं चूहे के बिल हैं, कोई बरो बनाया हुआ है अगर रैट ने घर के आसपास, तो उनको बंद कर देना चाहिए। रैट के लिए आप कोई रैट ट्रैप या फिर कोई रैट पॉइज़न इस्तेमाल करके उसको ट्रैप या किल भी कर सकते हैं। और अगर घर के आसपास आपको अनयूजुअल डेथ्स चूहों की दिखाई पड़ती हैं तो उसको ज़रूर अपने घर के आसपास जो भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकें। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में हाई फीवर है, उसकी ग्लैंड्स में इन्लार्जमेंट है और अगर उसको खांसी के दौरान स्पूटम में ब्लड की शिकायत आ रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, सांस लेने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत उसको चेकअप के लिए
हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और जब तक उसका ट्रीटमेंट ना हो जाए हॉस्पिटल में ही उसको रहना चाहिए, ताकि ये डिजीज़ और लोगों में स्प्रेड ना हो सके। ज़मीन पे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पे सोने पे चूहों के जो ओरिएंटल लैट फ्ली हैं उनके कांटेक्ट में आने की संभावना बढ़ जाती है। समाज में पब्लिक को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। हैंड वॉशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने में, इसलिए रूटीन हैंड वॉशिंग रिकमेंड की जाती है। इसमें जनरली सोप और वाटर की मदद से, या फिर आप अल्कोहल हैंड रब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हाउस होल्ड के जो बड़े एरियाज़ हैं उनको आप 10% डाइल्यूटेड हाउस होल्ड ब्लीच से भी आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप डेली बेसिस पे बना सकते हैं। और 10% डाइल्यूशन करना है आपको ब्लीच के साथ, और उसका स्प्रे आप कर सकते हैं घरों में, जिससे आप प्लेग के इन्फेक्टिव एजेंट से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट्स प्लेग के बारे में। प्लेग एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो अगर सही समय पे रहते अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये सीवियर भी हो सकती है। अगर इसको प्रॉपर समय रहते हमने डायग्नोस कर लिया तो इसको हम एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव केयर के माध्यम से ठीक भी कर सकते हैं। ये स्प्रेड कैसे होता है? प्लेग जनरली एक बैक्टीरिया, जैसा कि हम लोगों ने बात की, यर्सीनिया पेस्टिस द्वारा ये स्प्रेड होता है। स्मॉल मैमल्स में पाया जाता है, और उनके ऊपर जो पैरासिटिक रूप से जो रैट फ्लीज रहते हैं उनके माध्यम से ये स्प्रेड होता है ह्यूमंस में। जो भी पीपल इससे इन्फेक्टेड होते हैं जनरली उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं विदिन 1 to 7 days ऑफ कॉन्टैक्ट विद द बैक्टीरिया। अगर हम अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो इसका फर्टेलिटी रेट 30% से 100% भी हो सकता है अगर समय रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने के बाद जो नियरेस्ट ब्यूबोनिक ग्लैंड होती है, यानी कि जो ग्लैंड्स में स्वेलिंग होती है लिम्फ नोड्स में, अगर लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग है तो उसको हम ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं। इस केस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ना के बराबर होता है, लेकिन अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया गया और इन्फेक्शन लंग्स में पहुंच गया तो उस केस में इसको हम न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं। और ये थोड़ा सा रिस्की फेज़ होता है जहाँ पे ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है वाया ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्शन इन द एयर। तो फाइनली कुछ प्लेग के बारे में की फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो प्लेग एक बैक्टीरिया द्वारा होता है जिसको हम यर्सीनिया पेस्टिस कहते हैं। ये एक जूनोटिक बैक्टीरिया होता है जो कि स्मॉल मैमल्स में पाया जाता है या उनके ऊपर रहने वाले फ्लीज में पाया जाता है। जो पीपल यर्सीनिया पेस्टिस से इन्फेक्टेड होते हैं वो औसतन 1 से 7 दिन के अंदर सिम्टम्स को डेवलप करते हैं। इस प्लेग के 2 मेजर क्लिनिकल फॉर्म्स होते हैं, एक ब्यूबोनिक और दूसरा न्यूमोनिक। ब्यूबोनिक प्लेग सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये कैरेक्टराइज्ड होता है पेनफुल स्वॉलन लिम्फ नोड्स, जिस कंडीशन को हम ब्यूबोज भी कहते हैं। और प्लेग एनिमल्स से ह्यूमन बीइंग में थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्ली या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड टिश्यूज़ या फिर इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। तो ये आज जो हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया प्लेग, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।